Good evening, everyone. This is Yash Pratap Shrimal. Uh, today, I'm here. Today, I'm here to share some general tips regarding preparation for UPSC. सबसे पहले यूपीएससी टाइम का आभार कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा कुछ बताता हूँ। आई एम बेसिकली आई बिलोंग टू मुंबई महाराष्ट्र। मैंने बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है एंड आई एम पास आउट ऑफ 2013 बैच। मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट कर दी थी एंड उसके बाद 2018 के एग्जाम के थ्रू आई गॉट इनटू द इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस एंड उसके बाद इन 2019 अटेम्प्ट आई गॉट इनटू द इंडियन पुलिस सर्विस। I secured all India rank 192 in CSE 2019. मेरी यूपीएससी जर्नी काफी हमेशा मतलब काफी कठिनाइयों से भी भरी रही है। चैलेंजेस भी आए, काफी ऑप्शंस भी आए हैं, काफी इश्यूज भी आए, बट कहीं ना कहीं वो मेमोरेबल रही है। सो बेसिकली मेरी यूपीएससी जर्नी की बात रही तो 2013 में ग्रेजुएशन के बाद ही मैं दिल्ली चला गया था प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि लिए मुंबई में ना उतना कुछ गाइडेंस नहीं थी और ना उतना कुछ पता था कि कैसे प्रिपेयर करते हैं और क्या करते हैं। तो जब दिल्ली में मैं गया तब मैंने कोचिंग ज्वाइन की, वाजीरामन रवि में मैं था। सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया एंड दैट वाज अ डिफिकल्ट चॉइस, क्योंकि ऑप्शनल के बारे में इतना कुछ आइडिया आता भी नहीं था। तो तब मैंने ज्वाइन किया ऑप्शनल और फिर मैंने प्रिपरेशन की। फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे मैंने प्रीलिम्स में आई कुड नॉट स्कोर वेल और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, और सेकंड अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स मेरा हर अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। एंड जैसे पहले 2 अटेम्प्ट्स में मेरा पहले 3 मेंस में कंसेक्यूटिव मेंस में मेरा सिंगल डिजिट से इंटरव्यू का कॉल नहीं आया, एंड लास्ट 2 में मुझे इंटरव्यू कॉल भी आया और मुझे रैंक भी आया और मुझे सर्विस भी एलोकेट हुई। सो बेसिकली मैंने ये सीखा है कि एक स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है इस एग्जाम के प्रिपरेशन में, क्योंकि अगर आपने अच्छी स्ट्रैटेजी बना ली तो आपका आधा काम तो वही खत्म हो जाता है एंड आफ्टर दैट आपको जस्ट उसी पे काम करना है, उसी पे मेहनत करनी है। तो जैसे बात रही मेरे प्रीलिम स्ट्रैटेजी की, मतलब मैं बताना चाहूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे प्रीलिम्स में 62 मार्क्स थे जनरल स्टडीज के पेपर में, एंड उसके बाद वाले अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स आई स्कोर्ड नॉट लेस देन 130 इन ऑल द अटेम्प्ट्स। हर अटेम्प्ट में मुझे 130 के ऊपर ही आए हैं और फॉरेस्ट का कट ऑफ भी बहुत बार क्लियर हुआ है। तो प्रीलिम्स की मेरी स्ट्रेटेजी ये थी, जो मैंने अपने दोस्तों से और मेरे सीनियर से सीखा था, कि रीड लेस रिवाइज मोर, कि कम पढ़ना है बट उसी को ज्यादा बार पढ़ना है। तो मैंने ये अक्रॉस ऑल द अटेम्प्ट्स मैंने ये रखा है कि मैंने बुक लिस्ट अपनी कभी चेंज नहीं की। मैंने बुक लिस्ट वही वही रखी है। मैं सिर्फ उसको रिवाइज बहुत ज्यादा करता था, उसको पेपर सॉल्व करके और स्ट्रॉन्ग करता था। जैसे बुक लिस्ट में बताना चाहूंगा, प्रीलिम्स के लिए मेरी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत थी, इकोनॉमी के लिए श्रीराम आईएएस के नोट्स थे, एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस के नोट्स थे, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक थी, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम, और करंट अफेयर्स के लिए मैं विजन की पीटी 365 पढ़ता था बस। और मेन चीज ये थी कि जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं प्रीलिम सीरियसली दे रहा था तब आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं ज्यादा ज्यादा पेपर सॉल्व करूं, ताकि इससे ये फायदा हो कि ना मेरा रिवाइज होता रहे। और पेपर सॉल्व करने से फायदा ये होता है कि ना एटलीस्ट आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो कैसे गेस वर्क करना है या कैसे एलिमिनेशन करना है ये आप कर सकते हैं। इससे ज्यादा सबसे मेन चीज है। और मेन चीज इसमें ये मैंने सीखा है कि आप आपको हमेशा एक एक बोलते हैं ना, एक लालच है कि अट्रैक्शन रहेगा कि नया मटेरियल आया है। आपको दोस्त बोलेंगे कि ये अच्छा मटेरियल है, वो अच्छा मटेरियल है, मार्केट में भी जाएंगे बहुत सारा मटेरियल मिलता है सब जगह। बट वही चीज है कि आपको अपने आप को लिमिट करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि ये गलती ज्यादा मटेरियल इकट्ठा करने की मैंने मेंस में की थी और मेंस में मेरा काफी रह गया, 3 बार कंटिन्यूस रह गया इसी वजह से। तो ये मैंने सीखा है कि आप बुक लिस्ट अपनी कम करिए बट उसको रिवाइज बहुत ज्यादा कीजिए, क्योंकि वही हेल्प करेगा। और एंड में जब प्रेशर इतना ज्यादा होता है और 2 घंटे का टाइम होता है और 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, तब यही काम आता है, आपका रिवीजन ही काम आता है और कुछ काम नहीं आता। तो प्रीलिम स्ट्रेटेजी की बात रही तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। जैसे मैंने कहा, पेपर सॉल्व करना है, रिवाइज ज्यादा से ज्यादा करना है और बुक्स लिमिटेड पढ़नी है। मेन स्ट्रेटेजी, मेंस में जैसे मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था,
और मेंस में अक्रॉस अगर देखा जाए तो मेरे जनरल स्टडीज में मार्क्स काफ़ी कंसिस्टेंट है, 420 प्लस हमेशा जनरल स्टडीज में रहे हैं। एसए में मेरे काफ़ी अच्छे थे, लास्ट अटेम्प्ट में 150 थे मेरे, और एसए में भी 140 प्लस कंसिस्टेंटली आए हैं मुझे। सोशियोलॉजी में भी ठीक है, अबव एवरेज नंबर आए हैं मुझे। तो मेन स्ट्रैटेजी में भी मैंने एक सीखा, जब 3 बार मेंस नहीं हुआ तब मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हुई कि पढ़ना अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, बट आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये लास्ट के 2 अटेम्प्ट में मैंने आंसर राइटिंग बहुत की। आप इसी के अंदर सेम चीज़ है, प्रीलिम्स वाला ही फंडा है कि आप जितना हो सके अपनी बुक लिस्ट लिमिटेड रखिए। प्रीलिम्स हो मतलब ऑप्शनल हो या जनरल स्टडीज़ हो। तो जैसे मेरा स्ट्रैटेजी होती थी कि मेंस के अंदर जैसे जीएस 1 के जो पेपर होता है, मैं विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज़ होती थी मेंस की, उसके पेपर के जो सॉल्यूशंस होता था, उसको पढ़ लेता था। तो उसमें जो स्टैटिक पार्ट है मेरा, वो कवर हो जाता था। प्लस जो प्रीलिम्स के अंदर जो बुक्स पढ़ते थे ज्योग्राफी की, जैसे एनसीईआरटीज़ हो गई, जो मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ता था, वही चीज़ वो मेंस में भी काम आ जाती थी, डायग्राम्स और वो। और विजन आईएएस के सॉल्यूशंस में ये फ़ायदा होता था कि जनरली अगर आप देखेंगे ट्रेंड, जो ज्योग्राफी में 20 टू 25 क्वेश्चंस ही या टॉपिक्स ही है, उससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। तो ज्योग्राफी मेरा उससे कवर हो जाता, तो मेरा टाइम बच जाता था। हिस्ट्री स्पेक्ट्रम के अलावा कहीं बाहर से आता नहीं है। आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया में पूरा कवर हो जाता है। तो आपको है ना थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है कि आप प्रीलिम्स की कैसे तैयारी आप मेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको स्मार्टली प्ले करना है। सेम रही ऑप्शनल की बात। जैसे ऑप्शनल में मेरा मैंने ये सीखा अपने दोस्तों से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी रिपीटिशन होता है आज भी यूपीएससी के अंदर, ठीक है? और बात रही इसकी कि एसए के अंदर, एसए में भी मैं मेरी और 2-3 दोस्त थे, हम ये स्ट्रैटेजी थी कि हम हर संडे को बैठ के एसए के टॉपिक्स का जो ब्रॉड आउटलाइन डिस्कस कर लेते थे। तो उससे क्या फ़ायदा होता था कि एटलीस्ट हमारा सोच का दायरा बढ़ जाता था, और एटलीस्ट काफ़ी हेल्प क्रिएटिविटी बूस्ट मिल जाती है, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया। और एक मज़े की बात ये है कि एक जो एसए का टॉपिक जो मैंने फाइनल में लिखा सीएसई 2019 में, उसकी जो स्टार्टिंग थी, वो मेरे दोस्त ने ऐसे ही डिस्कशन में एक दिन मुझे बताई थी, और वो स्टोरी टॉप ऑफ द माइंड में मुझे आ गई, और वही स्टोरी मैं लिख के आया हूँ इंट्रोडक्शन के अंदर। तो और मुझे अच्छे नंबर मिले भी उसकी वजह से। और सेम चीज़ उसके साथ हुई, जो मैंने स्टोरी बताई थी वो लिख के आया, उसको भी अच्छे नंबर है। तो कहीं न कहीं म्यूचुअल बेनिफिट की बात है। तो मेंस की स्ट्रैटेजी में ये चीज़ है कि जो 100 दिन होते हैं, जो मेंस के लिए मिलते हैं, वो काफ़ी इंटेंसिव होते हैं। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि जब तक प्रीलिम्स का रिज़ल्ट नहीं आता, आप जो स्टैटिक पार्ट है कि जीएस 4 हो गया या फिर जीएस 1 हो गया, इस पे फ़ोकस कर सकते हैं। जीएस 2 और 3 थोड़ा करंट अफेयर बेस्ड है, तो आप तब फ़ोकस कर सकते हैं जब रिज़ल्ट आ जाए, लास्ट के जो 60 डेज़ होते हैं उसमें। क्योंकि ले तब विजन आईएएस का मीन्स 365 भी आ जाता है, काफ़ी करंट अफेयर मटीरियल आ जाता है, और आप तब उसको रेफ़र करके 2 और 3 कर सकते हैं। तो आप इन्हें थोड़ा स्मार्टली अपना प्लान बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी, जैसे जब मेरा पहला इंटरव्यू था तो मैंने काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए, काफ़ी पढ़ा भी, तो मतलब बट उतने ख़ास अच्छे नंबर नहीं आए, काफ़ी एवरेज से नंबर आए, क्योंकि लिए कहीं न कहीं मैं नर्वस हो गया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ उस अटेम्प्ट में कि कम्युनिकेशन स्किल्स आप जितना बोलेंगे, आप जितना लोगों के सामने बोलेंगे या अपने दोस्तों से बातें करेंगे, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क आएगा, है ना? सिर्फ़ मॉक इंटरव्यू देने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। मॉक इंटरव्यू तब देके फ़ायदा जब आप रेगुलरली कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आप जो पढ़ रहे हैं, अगर आप वो बोल पा रहे हैं, तब ही आपका इंटरव्यू में उसका फ़ायदा होता है। तो इंटरव्यू की बात रही, तो मैं एस्पिरेंट्स को यही बोलूँगा कि जैसे अभी भी जो इंटरव्यू दे रहे हैं, मेरे दोस्त भी जो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो भी यही मानते हैं कि आप जितना कम्युनिकेट करेंगे लोगों से, उतना ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यही चीज़ मैंने भी सीखी, और अगले अटेम्प्ट में इंटरव्यू में अच्छे नंबर आए मेरे। अब यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात किया जाए, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम काफ़ी लेवल प्लेइंग फ़ील्ड है। पर्सनली स्पीकिंग, मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, ज़्यादा अच्छे नंबर भी ख़ास नहीं आए मुझे। बट एक चीज़ है कि यूपीएससी में सबको इक्वल चांस है। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो फिर यूपीएससी वोंट डिसअपॉइंट यू। अगर आप शिद्दत से आप मेहनत कर रहे हैं, आप ये करने को तैयार है, आप हार्ड वर्क करने को तैयार है, आप अपना 100% देने को तैयार है, तो आपका यूपीएससी क्लियर होगा ही होगा। और मतलब जैसे मैंने भी स्टार्ट में कोचिंग की, बट अल्टीमेटली खुद से ही पढ़ना पड़ा, तब जाके एग्ज़ाम क्लियर हुआ। कोचिंग ने ऑब्वियसली हेल्प की काफ़ी एरियाज़ में, बट कहीं न कहीं आप खुद पढ़ते हैं तब आपको बहुत फ़ायदा मिलता है उसका। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा है कि जैसे जीएस 1 में आपके स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक वगैरह-वगैरह, और आपका पेपर 2 है एप्टीट्यूड और सीसैट के ऊपर। अब सीसैट में काफ़ी लोगों का नहीं क्लियर हो पाता, उसके जो पूरा साल वेस्ट हो जाता है। तो सीसैट में मैंने ये चीज़ सीखी है
कि आप प्रीवियस ईयर जो सीसैट यूपीएससी के पेपर है वही लगा लो। अगर आप 4-5 पेपर वो लगा के चलेगा तो भी आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा सीसैट के अंदर। और सीसैट में लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सीसैट में लोग पेपर ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करते। लोग सिर्फ 40 क्वेश्चन करके आते हैं या 50 करके आते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि आपका चांस कम हो जाता है। इससे अच्छा ये चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतने ज़्यादा चांस है। खासकर मतलब जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया उसमें या फिर जो डेटा इंटरप्रिटेशन है उसमें। इंग्लिश में हमेशा स्कोर करने के चांसेस थोड़े कम ही होते हैं, तो वो थोड़ा देख के ही अटेम्प्ट करना चाहिए। और जैसे मेंस की बात रही 2013 में उसका चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है कि जनरल स्टडीज़ के 4 सब्जेक्ट्स आ गए, एसे एसे का पैटर्न चेंज हो गया, 2 एसे हो गए अब तो, पहले 1 हुआ करता था। बाद में फिर ऑप्शनल में भी 2 पेपर हो गए और मार्क्स का वेटेज चेंज हो ही गया, जैसे आप सबको पता ही है। यूपीएससी की तैयारी मैंने फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में मैंने सोचा था कि कर सकते हैं, बट मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे करना है। मतलब जैसे मुंबई में उतना कुछ माहौल होता नहीं कि कैसे तैयारी करते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो तब मुझे बस एक प्रतियोगिता दर्पण एक मैगज़ीन मिलती थी हमारे द स्टैंड्स पे, तो वो मैं पढ़ के पता चलता था कि हाँ, ये एग्ज़ाम होता है, ऐसे देते हैं। और 2013 में कोइंसिडेंटली पैटर्न भी चेंज हुआ था, तो मुझे उतना आइडिया था भी नहीं। जब मैं दिल्ली आया, मैंने ग्रेजुएशन किया तब मुझे बेसिक आइडिया पड़ा कि कैसे अटेम्प्ट करना है इस एग्ज़ाम को और कैसे अप्रोच करना है। अ, जैसे करंट अफ़ेयर्स की बात रही तो करंट अफ़ेयर्स की तैयारी मैंने विज़न आईएएस की मटीरियल से ही की है। मैंने अक्रॉस ऑल द अटेम्प्ट्स मैंने विज़न आईएएस का जो पहले मंथली आती थी, तो मंथली मैगज़ीन पढ़ता था, मैं उसी को रिवाइज़ करता और कुछ नया नहीं पढ़ता था। और उसके अलावा मैं कभी जब जैसे पीटी 365 या मेन 365 आने लगी तब मैं वो पढ़ता था, है ना? अ, अब बात रही इसकी एनसीईआरटी एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस। अभी जैसे बोला जाता है कि एनसीईआरटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो कॉन्सेप्ट्स की बात रही तो वो जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये सब कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन्स आते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप क्लियर कर ही लोगे कैसे भी करके। तो ये एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है कि कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है और एनसीईआरटी में इतना सिंपल समझाया जाता है कि आप समझ सकते हैं और आप खुद पढ़ेंगे और एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो एनसीईआरटी की बात रही तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 5वीं की एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी में मैं 10th, 11th, 12th बस उससे ज़्यादा की एनसीईआरटी नहीं पढ़ता था। इस मॉडर्न इंडिया में मैं सिर्फ 11th और 12th की पढ़ता था। एंशिएंट में भी सेम चीज़। तो ये आपके ऊपर है कि आपको मतलब ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है कि आप 5वीं से एनसीईआरटी कर रहे हैं, 12वीं तक की इतनी सारी कर रहे हैं। आप लिमिटेड कीजिए बट उसको बार-बार रिवाइज़ कीजिए ताकि आपको याद हो जाए वो जितना हो सके। न्यूज़पेपर का जैसे मैं स्टार्ट में जब आया था तो सबने मुझे कहा था कि 2 न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, कोचिंग में भी बोलते थे कि द हिंदू पढ़ना पड़ता है, 2-2 चाहिए ही चाहिए, उसके बिना नहीं होता है। तो मैंने भी स्टार्ट किया था। तो बट प्रॉब्लम ये होती थी कि आइडिया था नहीं और मैं न्यूज़पेपर पढ़ते-पढ़ते 3-3 4-4 घंटे खराब हो जाते थे। बाद में जब थोड़ा टाइम बाद जब स्ट्रैटेजी रिवाइज़ होने लगी तब मैंने न्यूज़पेपर 2 से 1 कर दिया। मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था अक्रॉस ऑल द अटेम्प्ट्स क्योंकि हिंदू की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती थी, उसकी इंग्लिश कॉम्प्लिकेटेड होती थी मेरे लिए काफ़ी। तो मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था क्योंकि वो थोड़ा सिंपल होता था और जल्दी भी खत्म हो जाता था। अब बात रही न्यूज़पेपर से नोट्स निकालने की, तो मैं पर्सनली नोट्स नहीं निकालता था क्योंकि विज़न आईएएस के मटेरियल में सब चीज़ कवर्ड होती थी। तो डबल एफर्ट मार के कोई फ़ायदा नहीं है। उतने टाइम में आप एक बार उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। आप बट न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है न्यूज़पेपर पढ़ने का। अभी कितने घंटे पढ़ाई की बात है तो मैं सच में ये बोलूँगा कि मैंने कभी 14 घंटे पढ़ाई नहीं की, 12 घंटे मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। बट है ना अगर आप शिद्दत से अगर दिन के 8 घंटे भी पढ़ लें, अपना 8 घंटे टोटल क्युमुलेटिव भी दे दें तो भी आपका हो जाएगा। बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ ऐसा नहीं कि 8 घंटे आप बैठे हो उसमें 3 घंटे पढ़ रहे हो और अपने मन को मना लिया कि मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ। ऐसे नहीं चलता। आपको 8 घंटे पढ़ना भी है और एटलीस्ट कुछ प्रोडक्टिव करना है। सिर्फ़ बुक सामने रख के से नहीं होता है। आप उसमें आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, आप उसमें एसे के फ्रेमवर्क भी बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है लिबर्टी। तो मैं जैसे डिवाइड करता था अपने दिन को कि थोड़ा टाइम मैं जैसे 2 घंटा मैं ऑप्शनल को देता था डेली, बाद में फिर आधा 1 घंटा मैं एसे को देता था और बाकी टाइम जीएस को देता था। ये मेरा अप्रोच होता था। और सिर्फ़ जो एस एग्ज़ाम के लास्ट 2 वीक्स होते थे तब मैं फिर क्वांटम बढ़ाता था कि मैं 12 घंटे तब खींचता था मैं। बाकी पूरा टाइम मैं 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होता था मेरे से पढ़ाई क्योंकि लिमिटेड है और दिमाग की कैपेसिटी भी कहीं न कहीं लिमिटेड है। अभी जैसे बुक लिस्ट की बात रही, तो मैं जैसे प्रीलिम्स में बता चुका हूँ कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मैंने फ़ॉलो की है, एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस, इकोनॉमी के लिए श्रीराम आईएएस के नोट्स,
एंशिएंट और मॉडर्न, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पुरानी वाली। बाद में फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, करंट अफेयर्स के लिए विजन आईएएस। तो ये सब बुक है। मेंस की बात रही तो जीएस 2 और जीएस 3 मोस्टली विजन आईएएस के जो टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस होते थे उससे कवर हो जाता था। प्लस स्टैटिक में जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है वो पढ़ाई है, ज्योग्राफी के जैसे एनसीईआरटी भी हो गई। जीसी लियोंग अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, नहीं भी पढ़ोगे तो उतना कोई इशू नहीं है। करंट अफेयर के लिए मैं मेंस 365 पढ़ लेता था तो काफी अच्छे से कवर हो जाता था। ये मेरी बुक लिस्ट थी और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ता था, बट उसको बार बार रिवाइज करता था, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करता था। अब जैसे मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो सोशियोलॉजी में मैंने हर्लम बॉस जो ऑरेंज वाली छोटी बुक है वो पढ़ी है काफी अच्छे से। मैंने फिर एक जो नितिन संगवान सर की जो बुक है एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी कर एसेंशियल सोशियोलॉजी वाली, वो मैंने काफी अच्छे से कवर करा है, तो उससे काफी हेल्प मिल जाती थी, क्योंकि ले कहीं न कहीं उसमें सारा सिलेबस कवर्ड है और बहुत ईज़ी हो जाता था। बट मैंने एक चीज़ इंश्योर की है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सोशियोलॉजी के लिख लेता था और जितना हो सके उतना उसी को रिवाइज़ करता था, तो क्या एंड में बहुत ईज़ी हो जाता। मैंने थि एक लिस्ट बना रखी थी कि एक थिंकर्स की माने कौन से टॉपिक पे वो अप्लाई हो सकता है, और इंडियन थिंकर, वेस्टर्न थिंकर और टॉपिक, ऐसे मैंने एक लिस्ट बना रखी थी और ऑटोमैटिकली उससे उसी को मैं रिवाइज़ करता रहता था, तो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल था वो। अभी न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स की बात है, मैंने सिर्फ़ न्यूज़पेपर में जैसे मैंने कहा कि मैंने सिर्फ़ इंडियन एक्सप्रेस फ़ॉलो किया है। स्टार्ट में जब मैं आया था तो मैं फ्रंटलाइन भी पढ़ता था, हिंदू भी पढ़ता था, मैं डाउन टू अर्थ भी पढ़ता था, वो सब पढ़ता था, ज्योग्राफ़ी एनयू में सब कुछ पढ़ता था, क्योंकि जो हर एस्पिरेंट स्टार्ट में करता है। बट एक पॉइंट पे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ़ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं कर सकता तो मेरे पॉइंट ही नहीं है पढ़ने का। जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है बस, और वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है खुद को। तो ये मैं एडवाइस करूँगा कि आप कोई भी बुक उठाने के पहले या खरीदने के लिए ये चीज़ सोचिए, अगर आप उसको पढ़ पा रहे हैं, अगर आप उसको 3 बार पढ़ने की हिम्मत रख सकते हो, तभी आप वो खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। ये मेरी एडवाइस रहेगी हर किसी को। जो गलतियाँ मैंने की है, वो मैं एडवाइस करूँगा कोई वापस ना करे। अब मेरी तैयारी मोस्टली ऑफलाइन रही, क्योंकि ले जब मैं था तब इंटरनेट का ऑन उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन था, बट उतनी कोचिंग्स नहीं थी, उतना मटेरियल नहीं मिलता था ऑनलाइन। तो 2016 ऑनवर्ड्स आना चालू हुआ। तो 2016 के 17 के अटेम्प्ट ऑनवर्ड 16 के अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स मैं डेली आंसर राइटिंग करता था आईएएस बाबा का वेबसाइट के थ्रू। उसमें एक डेली 60 डे प्रोग्राम होता था, मेंस आंसर राइटिंग 100 डेज़ प्रोग्राम मेंस आंसर राइटिंग का। तो मैं डेली 5 क्वेश्चन वो लिख के प्रैक्टिस करता था और उससे काफ़ी क्वेश्चन्स मेंस में भी आए थे। तो वो काफ़ी हेल्पफुल था। तो वो अक्रॉस हर अटेम्प्ट में किया और मेरे मेंस के मार्क 425 के नीचे कभी नहीं गए उसके बाद। तो ये मैंने हर अटेम्प्ट में वही चीज़ की है। एस्से की प्रैक्टिस जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा कि एस्से में हम जिस 3-4 लोगों का ग्रुप था, हम लोग है ना हमेशा एस्से के टॉपिक को ब्रेनस्टॉर्म करते थे, आधा घंटा बैठ के एक फ्रेमवर्क बनाएँगे कि ऐसे अप्रोच करेंगे, ये इंट्रोडक्शन होगा, ये कंक्लूजन होगा, ऐसे अप्रोच है, ऐसे डायमेंशन से देखा जा सकता है। और जैसे पेस्टल अप्रोच जो बोलते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरनमेंटल, लीगल, ऐसे मल्टीपल डायमेंशन से उस टॉपिक को अगर आप सोचेंगे तो आपका जो ऐसे है ऑटोमैटिकली मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा। तो ये मैंने अप्रोच बहुत स्टार्टिंग से ले ली थी और ये अप्रोच से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, हर बार मुझे अच्छे नंबर ही आए हैं। जनरल स्टडीज़ की तैयारी जैसे मैंने कहा कि प्रीलिम्स को और मेंस को है ना आप इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कि काफ़ी टॉपिक्स जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं वही मेंस में काम आते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी। और जैसे एथिक्स की बात रही तो एथिक्स की मतलब स्टार्ट में मैं लेक्सिकन पढ़ता था, बाद में फिर मुदित जैन सर की बुक थी वो पढ़ लेता था, तो उससे मेरा एथिक्स कवर हो जाता था। और पर्सनली एक चीज़ मैंने जो सीखी है कि अगर आपने एक एग्ज़ाम्पल की लिस्ट बना रखी है, कि अगर जो कीवर्ड है कि एटीट्यूड या एप्टीट्यूड, उसमें एक जनरल एग्ज़ाम्पल, एक पर्सनल एग्ज़ाम्पल, उसका मीनिंग और ये कोई हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, मैंने एक ऐसे बॉक्स बना रखा था एक्सेल शीट के अंदर कि सब एक वर्ड है, फिर उसका जनरल एग्ज़ाम्पल, पर्सनल एग्ज़ाम्पल, वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल और एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी और डेफिनिशन, और उसी को मैं बार-बार रिवाइज़ करता था। तो उससे मेरा एथिक्स कवर हो जाता था और एथिक्स में भी अच्छे नंबर आते थे। एथिक्स में केस स्टडी की बात रही तो प्रीवियस ईयर अगर आप एथिक्स के पेपर्स देखेंगे तो है ना आपको दिखेगा काफ़ी ज़्यादा रिपिटेशन है। तो एथिक्स में भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना इज़ वेरी इंपोर्टेंट। अगर आप ज़्यादा करेंगे उसको तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर आएँगे, है ना? तो यही चीज़ मैंने की, जैसे मैंने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आर वेरी इंपोर्टेंट, खासकर जीएस 1 में, जीएस 4 में, ऑप्शनल में। एसए में तो आप एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, बट ये 3-4 जगह पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा आप करेंगे तो। अ, ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे मैंने कहा सोशियोलॉजी था, मैंने महापात्रा सर से कोचिंग ली थी वाजीराम में और मैंने उनके नोट्स तो मेरा बेस था ही।
प्लस हरलम्बस जो ऑरेंज वाली छोटी वाली बुक है वो, और एक नितिन सांगवान सर की जो एसेंशियल सोशियोलॉजी है वो 3 थे मेरे सोर्स। मैंने खुद के नोट्स बना रखे थे और उसी को मैं रिवाइज़ करता था, और मैंने जैसे कहा टॉपिक और थिंकर की लिस्ट मेरी ऑलरेडी बनी हुई थी। उसी को मैं बार-बार, बार-बार गो थ्रू करता था। तो एंड मोमेंट तक, एग्ज़ाम तक वही मैंने करा और उससे काफ़ी फ़ायदा भी मिला। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मेरे हिसाब से, अगर आप जो 100 दिन है लास्ट के प्रीलिम्स के बाद के, अगर आप तुरंत चालू कर देंगे तो काफ़ी हेल्पफुल है। बट कहीं न कहीं वो है कि सबको वो एक लैग होता है कि अभी करते हैं, छोड़ देते हैं, बाद में करते हैं, थोड़े दिन और मेंस में लिख लेंगे। और ये एक चीज़ हमेशा याद है, कल कभी नहीं आता। आपको स्टार्ट आज से ही करना है, कल से कभी नहीं होगा। मैंने भी ये गलती, मैंने आंसर राइटिंग नहीं की, इसलिए मेरा 3 बारी रह भी गया। ये गलती मैंने धीरे-धीरे सीखी है। तो आंसर राइटिंग जैसे मैं स्टार्ट में जैसे लैग आता तो मैं 3 क्वेश्चन लिखता था, उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ा के 5 किए, और जैसे लास्ट अटेम्प्ट में 10-10 क्वेश्चन लिख लेता था मैं, क्योंकि तब तक आदत पड़ गई थी लिखने की। तो जैसे 10 क्वेश्चन में 5 जनरल स्टडीज़ के लिखता था, 5 ऑप्शनल के लिख लेता था। तो ये मेरा अप्रोच था, बट आंसर राइटिंग लिखने से हमेशा फ़ायदा ही मिला है, नुकसान तो ₹1 का भी नहीं है। तो ये आप लोगों को सबको समझना है कि आंसर राइटिंग करना ही करना है, क्योंकि कुछ नुकसान है ही नहीं इसमें। तो आंसर राइटिंग की बात रही, जैसे मैंने कहा कि आईएएस बाबा का मैं 100 डे प्लान था वो फॉलो करता था, क्योंकि उसमें सिनॉप्सिस आ जाता था और बेस्ट आंसर आते थे। तो एक कंपेयर करने के लिए कुछ होता था कि लोग इससे क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, कि डायग्राम बना रहे हैं, फ्लो चार्ट बना रहे हैं, कि फैक्ट बॉक्स बना रहे हैं उसके अंदर। तो काफ़ी अच्छा हो जाता है कि अगर आप यही प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अलग-अलग, अलग-अलग चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इट हेल्प्स कहीं न कहीं। तो ये आप सोच सकते हैं कि आपका है ना क्रिएटिविटी एनहांस होगी, क्योंकि क्या होता है कि जब 3 घंटे जब वो एग्ज़ाम में होते हैं, और जैसे आपने शेड्यूल देखा होगा मेंस का, कि बैक टू बैक आपके 7 पेपर लिखने होते हैं, कि जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4 फिर एसे के पहले। तो उसमें क्या होता है ना, आपकी क्रिएटिविटी पूरी खत्म हो जाती है, आप मेंटली टायर्ड हो जाते हो। तो अगर है ना आपने वो मसल मेमोरी में प्रैक्टिस कर के अगर आपने डाल दिया है, तो कहीं न कहीं आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आपको सोचे बिना आपके हाथ चल पड़ते हैं। और यही चाहिए होता है मेंस में, क्योंकि पेपर भी कंप्लीट करना है और क्रिएटिव भी रहना है, ठीक है? मैंने टाइम टेबल ऐज़ इन बनाया नहीं, बट मेरे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती थी कि ये फ़ोकस होता था मेरा कि जैसे मंडे टू सैटरडे मैं पढ़ रहा हूँ और संडे को मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ। ये मेरा अप्रोच होता था कि संडे को जो भी पढ़ा है मैं एक बार रिवाइज़ करूँ, गो थ्रू करूँ। हर सैटरडे को मैं एसे के स्ट्रक्चर बना लेता था। 2-2 एसे के आधा घंटा करके। बाकी ये जैसे आंसर राइटिंग में मैं 2 घंटे दे देता कि लिखना और डिस्कस करना और फिर एनालाइज़ करना, उसमें 2 घंटा हो जाता था। बाकी टाइम अपनी लिबर्टी के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। बट ये आपके ऊपर है कि जैसे मेरा स्टार्ट में जब था, तब मैंने सोचा था कि जीएस 1 1 महीने में कर लूँगा, जीएस 2 1 महीने में कर लूँगा, ऐसे मैंने टाइम अलॉट किया जब मैं फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा था। बाद में फिर वो टाइम कम होता गया, क्योंकि मैं उसको इतना रिवाइज़ करता था कि मेरे को टाइम नहीं लगता था किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। बाद में फिर जो सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें तो प्रोडक्टिवली कर सकते हैं। जैसे कुछ-कुछ, जैसे आजकल तो मेरे टाइम पे तो फेसबुक पेजेज़, तो मैं फेसबुक यूज़ ही नहीं करता था, तब व्हाट्सऐप ही होता था बस। इंस्टाग्राम पे भी तब मैं नहीं था, बट अब तो काफ़ी अच्छे-अच्छे चैनल्स भी हो गए जिसमें आपको काफ़ी डेली क्विज़ मिल गया। तो प्रोडक्टिवली यूज़ करना है, जैसे भी यूज़ करें, बट प्रोडक्टिवली यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यू एंड अप वेस्टिंग टाइम और इतनी मोटिवेशनल वीडियोज़ देख के मोटिवेट हो जाए और पढ़ें कुछ भी नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए। है ना? क्योंकि कहीं न कहीं आपको एक कमिटेड रहना है इस एग्ज़ाम के थ्रू। मोटिवेशन ठीक है, अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, बट साथ में आपको हार्ड वर्क करना है, क्योंकि सिर्फ़ मोटिवेशन से नहीं होता एग्ज़ाम क्लियर, हार्ड वर्क सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऑप्शनल की बात रही तो ऑप्शनल चूज़ करना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, क्योंकि अपने को पता नहीं होता है। जैसे मैं इंजीनियर था और मेरी इंजीनियरिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो मैंने ऑप्शनल में इंजीनियरिंग नहीं लिया। जब मैं आया था तब मुझे ज्योग्राफ़ी, जैसे सब लोग लेते तो मुझे मुझे बताया गया ज्योग्राफ़ी काफ़ी कॉमन है, टेक्निकल से हो तो आप ले लो। बट मुझे ज्योग्राफ़ी समझ में नहीं आया उतना, तो मैंने सोशियोलॉजी तब थोड़ा पढ़ के देखा 1 हफ़्ता, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। तो ये आप कर सकते हैं कि आप 1 हफ़्ता एटलीस्ट पढ़ के देख सकते हैं कि ये ऑप्शनल कैसा लग रहा है, आपको सूट कर रहा है क्या, आपको जम रहा है क्या? उस हिसाब से आप ऑप्शनल ले सकते हैं। नोट्स मैंने जैसे बनाए थे, वो मैं ऑनलाइन बनाता था नोट्स, मतलब वन नोट पे मैं बनाता था। तो मैंने मेंस में जैसे कीवर्ड्स की लिस्ट बना रखी थी हर टॉपिक के अंदर। जैसे हर टॉपिक होता है सिलेबस के अंदर, जैसे अगर जीएस 2 के अंदर लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके, तो इंडियन कॉन जो भी कीवर्ड्स है, तो जो सिलेबस के वर्ड्स है उसके सामने मैं कीवर्ड्स या फैक्ट्स लिख देता था, कि इसमें ये आर्टिकल डालना है, इसमें ये रिपोर्ट डालनी है, या इसके अंदर मतलब जैसे पीआरएस की रिपोर्ट डालनी है, और ऑटोमैटिकली मैं ऐसे फैक्ट्स को एंटर कर देता था।
तो उससे ये होता है कि आपके आंसर का वैल्यू एडिशन हो जाता है, तो उससे फ़ायदा होता था। नोट्स में ये फ़ायदा ये होता है कि आपको पूरा बुक वापस नहीं देखना पड़ता, आपको सिर्फ़ वो फैक्ट सीखने होते हैं और उसको बार-बार, बार-बार रिवाइज़ करके आपके दिमाग में वो फिट हो जाता है। ऑप्शनल के लिए मैंने नोट्स बनाए थे, मेरी पूरी एक डायरी थी जिसमें मैंने पूरा अच्छे से नोट्स बनाया था। और कहीं न कहीं फ़ायदा इसमें ये होता है कि आपके नोट्स आप ही पढ़ सकते हो और आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है उसको गो थ्रू करना, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, आपको स्क्रैच से पढ़ना नहीं पड़ता है। ये मेन चीज़ है। और रिवीजन की बात है तो मैं ये मानता हूँ कि रिवीजन सबसे बड़ा की है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप रिवाइज़ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम में निकलने के चांसेस कम होते जाते हैं। मेरी वही स्ट्रैटेजी है, रीड लेस रिवाइज़ मोर कि आप कम बुक्स पढ़िए बट उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। तो मैंने जैसे कहा मैंने बुक लिस्ट स्टार्टिंग में भी बताई, बीच में भी बताई कि ये मेरी बुक लिस्ट थी और अक्रॉस ऑल द अटेम्प्ट्स मेरी यही बुक लिस्ट रही है। मैंने कभी चेंज नहीं किया है। मैंने इसी को बार-बार, बार-बार पढ़ा है और पेपर लगा के, पेपर सॉल्व करके, आंसर राइटिंग करके वो भी एक तरीका ही था रिवाइज़ करने का। इतने क्वेश्चन्स पेपर सॉल्व कर करके वो कहीं न कहीं टॉपिक रिवाइज़ ही हुआ है मेरा। अब पढ़ा हुआ याद रखे वो तो जवाब मैंने जस्ट अभी दिया कि आप जितना ज़्यादा उसको रिवाइज़ करेंगे ऑटोमैटिकली याद हो ही जाता है। और जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ऑटोमैटिक दिमाग में से आ ही जाता है कि मैंने ये करा था, ये गलती थी, ये इसका आंसर है और एलिमिनेशन से आप ऑप्शन निकाल सकते हैं। अब मेरी तरफ से टिप्स ये रहेगी एस्पिरेंट्स को कि सबसे पहले तो अ, आप है ना सबसे पहले खुद पे भरोसा रखिए। जैसे मैंने कहा कि मैं आई वाज़ एन एवरेज स्टूडेंट कि इंजीनियरिंग में ज़्यादा ख़ास मार्क्स नहीं थे, स्कूल में भी इतना कुछ एवरेज स्टूडेंट ही था। बट एक चीज़ थी कि है ना मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना था, मैंने मेहनत की और मैं मेहनत करने को तैयार था। ये चीज़ आपको भी याद रखनी है कि अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो आपका एग्ज़ाम कहीं नहीं रुक रहेगा जस्ट और मेन चीज़ ये याद रखना है जैसे आप सोशल मीडिया हो गया या फिर समाज में देखते हैं इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा अपन एक बोलते हैं एक हैलो क्रिएट कर दे हौवा क्रिएट कर देते हैं कि यार ये सबसे टफ़ेस्ट एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोग बैठते हैं। बट ये कभी मत भूलना अल्टीमेटली एक एग्ज़ाम ही है और कुछ भी नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे कम भी कुछ नहीं, जस्ट एक एग्ज़ाम ही है। तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है? कि ये एग्ज़ाम ही है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा, आपका कहीं नहीं रुकेगा। दूसरी चीज़ कि है ना आप रीड लेस रिवाइज़ मोर जो मैं फिर से बोलूँगा कि आप कम बुक्स पढ़िए बट उसको इतनी बार पढ़िए ना कि आपके फिट हो जाए दिमाग में। आप है ना हमेशा एक मन में लालच रहेगा कि मैं ये नया मटेरियल ले लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ, वो पढ़ लेता हूँ और आपको दुकान वाला भी बेचने की कोशिश करेगा, ये मैगज़ीन पढ़ लो सर, वो पढ़ लो, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं पड़ता। वो सिर्फ़ एंड में ये होता है कि वो रद्दी वाले के पास जाती है। ये मैं भी कर चुका हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है। बट ये गलतियाँ मैं खुद भी कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मत कीजिए वो गलतियाँ। आप ए लिमिटेड बुक पे रहिए, आपकी भले ही कोई कुछ भी बोलिए, वो वही चीज़ आप करिए। और तीसरी बात रही ये रही कि आंसर राइटिंग जैसे मेंस के अंदर ऑप्शनल हो गया या जनरल स्टडीज़ हो गया, तो आप जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे, कहीं न कहीं आप ही का फ़ायदा है। आपको नुकसान तो ₹1 का भी नहीं है, ना आपका टाइम वेस्ट होगा। आप पढ़ेंगे, आपको याद रहे ना रहे, बट आप अगर लिखेंगे तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है, क्योंकि ये मैंने सीखा है। अ, और अभी अगर एस्पिरेंट्स को कोई क्वेश्चन्स है तो प्लीज़ वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। जैसे लोगों ने इधर क्वेश्चन पूछा है, सर मैं एवरेज स्टूडेंट ही था, टॉपर तो नहीं था मैं। और कोचिंग की बात रही तो आप मॉड्यूलर कोचिंग लगा सकते हैं, जैसे इकोनॉमी की जैसे क्लासेस सिर्फ इकोनॉमी का मॉड्यूल लगा लिया, पॉलिटी का लगा लिया। आपको पूरी कोचिंग नहीं जॉइन करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि अपन पूरी कोचिंग कर लेते हैं, टाइम काफ़ी खराब हो जाता है, आप नहीं कर पाते, आप इतना कोचिंग में चले जाते हैं कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते। अल्टीमेटली अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपका बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि लिए सिर्फ से कोचिंग जाने से एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है, ये गलती मैं भी कर चुका हूँ। और ट्रस्ट मी मैं पूरे साल की कोचिंग करने के बाद मेरे जनरल स्टडीज़ में नंबर 62 आए थे। ये मुझे आज भी याद है और जब खुद से पढ़ा तभी मेरे नंबर इम्प्रूव हुए। सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं बट है ना जैसे ऑनलाइन अभी तो ऑनलाइन कोचिंग और ऑनलाइन गाइडेंस काफ़ी अच्छा है, तो आप वो रेफ़र कर सकते हो, तो एटलीस्ट आपको एक जनरल डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको ऐसे अप्रोच करना है पेपर और वैसे स्टार्ट करना है या फिर ये ऑप्शनल लेना है या ये बुक्स पढ़नी, तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। मैंने बैचलर डिग्री से मेरी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की थी, क्योंकि लिए जो ना मुझे आइडिया नहीं था। दिल्ली में ग्रेजुएशन के जस्ट बाद आया और मैंने तभी स्टार्ट की थी। पीटी के साथ मेंस की तैयारी आप ऐसे कर सकते हैं कि आप जैसे ज्योग्राफी हो गया या फिर जैसे जो स्टैटिक टॉपिक है जनरल जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3 का कि जनरल स्टडीज़ 3 में एनवायरनमेंट आ जाता है, साइंस एंड टेक आ जाता है। जीएस 2 में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बड़ा पार्ट हो जाता है आपका। जीएस 1 में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर हो जाता है। अगर आप उसको तभी से अच्छे से कर लेंगे, आपको मेंस में उतना कम एफर्ट मारना पड़ेगा उसके लिए, है ना?
और बाकी जैसे एक अभिषेक सर ने पूछा है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की इसमें कोई बात नहीं है। मैंने काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जो मेरे साथ बैचमेट्स हैं मेरे सर्विस में साथ में, कि उन्होंने हिंदी मीडियम से अपनी तैयारी की है, मतलब पूरा स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुआ है और इंग्लिश मीडियम के साथ उन्होंने यूपीएससी भी क्लियर किया है। तो कहीं न कहीं आपके ऊपर है कि है ना आप कितना कमिटेड हैं। मैंने देखा है लोगों को हिंदी मीडियम से इंग्लिश में करते हुए, इंग्लिश मीडियम से हिंदी में भी एग्ज़ाम क्लियर करते हुए, तो कहीं न कहीं आपके ऊपर है। तो ये आपका एफर्ट है कि आप कितना डेडिकेटेड एंड हाउ बैडली डू यू वांट इट, कि मुझे इतना मेहनत करना है और कैसे अप्रोच करना है। और इसमें कोई ग्रेजुएशन कुछ मैटर नहीं करता, आप कौन से भी बैकग्राउंड से हो, नर्सिंग हो, मेडिकल हो, इंजीनियर हो, लॉ हो, आर्ट्स हो, कुछ भी बैकग्राउंड हो, अगर आप मेहनत करने को तैयार है, आप कुछ भी ऑप्शनल लेके आप क्लियर कर सकते हैं। ये मेन चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। अ अ, ये सुल्तान सर पूछ रहे सोशियोलॉजी या मैथ्स में से, वो आपका आपका पर्सनल चॉइस है। मतलब मैथ्स, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा नहीं था एज़ एन ऑप्शनल। मैथ्स अच्छा स्कोरिंग है, बट मैथ्स में काफ़ी टाइम भी लगता है सिलेबस कवर करने में। बट मैथ्स में नंबर बहुत अच्छे आते हैं। जिनका मैथ्स अच्छा है, हिस्टोरिकली उन्होंने अच्छा स्कोर करा है, तो दे कैन गो फॉर मैथ्स आल्सो। मेरा ग्रेजुएशन तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही था। और कोई क्वेश्चन किसी को प्लीज़? नहीं, मेंस में मैथ्स नहीं आता। मेंस में सिर्फ़ जनरल स्टडीज़ आती है, जो मोस्टली आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो वही, और करंट अफेयर्स आता है। स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी कंबाइनली प्रिपेयर हो सकता है, क्योंकि लिए आजकल जैसे यूपी पीएससी हो गया, राजस्थान पीएससी है, मध्य प्रदेश का हो गया, उसका सिलेबस तो और महाराष्ट्र का भी हो गया, काफ़ी सिलेबस सेम है जनरल स्टडीज़ के लिए। ऑप्शनल कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है, बट मोस्टली सब जगह सेम ही है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए इग्नू नोट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट बीए इग्नू ही पढ़ रही है, क्योंकि लिए बीए इग्नू काफ़ी सिंपल है, एमए इग्नू की ज़रूरत नहीं है मेंस में, बिल्कुल भी। मतलब इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। उससे जब बीए इग्नू को बार-बार 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपका हेल्पफुल रहेगा। आंसर राइटिंग आप जैसे फर्स्ट टाइम मैं जब आंसर राइटिंग कर रहा था, तो मैंने प्रीलिम्स के 2 महीना मैं डेडिकेटेड प्रीलिम्स को देता ही था। उसके पहले 1 महीना मैंने थोड़ी आंसर राइटिंग की थी, रफली 30 दिन, 1 महीना की थी। और मेंस के जो 100 दिन थे, जो टाइम था, उसमें मैं रेगुलर आंसर राइटिंग करता था। तो वो ज़्यादा होता था और ज़्यादा अच्छे से हो जाता था, क्योंकि आप वो माइंडसेट में भी रहते हैं। एनसीईआरटी से अगर आपको सब्जेक्ट में डिफिकल्टी आती है, जैसे पॉलिटी हो गई या इकोनॉमी हो गई, तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप डायरेक्टली आप जो मेन बुक है उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। सोशियोलॉजी के जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक हरलम बोस ऑरेंज वाली काफ़ी अच्छी बुक है। महापात्रा सर के नोट्स में मैं पढ़ता था वो। बाद में फिर एक एसेंशियल सोशियोलॉजी जो है नितिन सांगवान सर की, वो काफ़ी अच्छी बुक है। हरलम बोस जो है वो छोटी वाली ऑरेंज कलर की, वो ज़्यादा अच्छी बुक है। बड़ी वाली लेने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। 1 साल की तैयारी में भी निकल सकता है, अगर प्रोवाइडेड आप कितना मेहनत करने को तैयार है। अ, नहीं, प्री को छोड़ के डायरेक्ट मेन से कवर नहीं होता। प्रीलिम प्रीलिम का अलग अपना रिक्वायरमेंट है। प्रीलिम आप पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें सब काफ़ी चीज़ें थोड़ी अलग-अलग भी है और उसका अप्रोच अलग है। तो आपको ऐसे नहीं कि आप मतलब डायरेक्ट ज़ेड पे नहीं पहुँच सकते। ए टू बी तो जाना ही पड़ेगा, ऐसी बात है। पेपर 2 के लिए जैसे मैंने कहा, नितिन सांगवान सर की बुक में काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम्पल्स है, टॉपिक सारे कवर्ड है, और सेम बीए इग्नू अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी सारे एग्ज़ाम्पल्स आपके कवर्ड है, तो आप आई थिंक मोर देन इनफ है। और करंट अफेयर में इतने एग्ज़ाम्पल्स आते हैं, वो आप ऐड कर ही सकते हैं। तो उसी के आप नोट्स बना लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। प्री को प्रिपेयर करने के लिए जैसे फर्स्ट टाइम अगर कर रहा है तो उसको 3-4 महीने तो देने ही चाहिए, फर्स्ट टाइम अगर प्रिपेयर कर रहा है तो, क्योंकि लिए प्रीलिम्स में काफ़ी लोग अटक भी जाते हैं। तो आप अगर जितना शिद्दत से प्रीलिम्स एक बार भी प्रिपेयर करेंगे तो उतना फ़ायदा आप ही को होगा, है ना? और बात रही उसकी कि स्ट्रैटेजी के, ऐसा है कि है ना, सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, आपको जो फिट लगे वैसे। बट कहीं न कहीं हर स्ट्रैटेजी में एक चीज़ कॉमन है कि जो भी बंदा एग्ज़ाम दे रहा था, वो मेहनत करने को तैयार है। तो मेहनत तो आपका कोई शॉर्टकट नहीं है, उसका कोई बायपास नहीं है, वो मेहनत तो करनी पड़ेगी। किसी और के नोट्स से पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होता, नोट्स अपने खुद के ही बनाने पड़ेंगे, है ना? इंस्टाग्राम आईडी तो जैसे यूपीएससी टाइम वाले पोस्ट पे डाल देंगे, आप उसपे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई ये है। बाकी मैंने ऑटोमैटिकली आप लोग को सजेस्ट कर दिया, यही मेरी जनरल स्ट्रैटेजी रही है अक्रॉस ऑल द अटेम्प्ट। मेन चीज़ है आप लोग को खुद पे कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, डरना नहीं है, अल्टीमेटली एग्ज़ाम ही है। ये हमेशा याद रखना, एग्ज़ाम ही है और कुछ भी नहीं, बस। समाज में जो भी बना हुआ है ठीक है अपनी जगह, बट ये एग्ज़ाम ही है, उससे ज़्यादा कुछ मत सोचना। मेरे जैसा एक एवरेज स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है। मैं ये आज भी मानता हूँ। तो बस आप मेहनत करते रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए, हो जाएगा। रीड लेस एंड रिवाइज़ मोर। So with this, I'm ending the session. Thank you for being patient and listening to me. Thank you UPSC time for having me here. Thank you.